नमस्कार मित्रों, मैं कर्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकपाल एक बार फिर मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्योदय अनिल सिकपाल पर आपका भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का क्रम निरंतर जारी है, जो कि शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम मनोविज्ञान की जिस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत जिन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं वो आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र तथा शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो प्रतियोगी तैयारी कर रहा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 30 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप और हम दोनों चर्चा करते हैं। शामपट पर आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन, सीखने के नियम किसके सिद्धांत पर दिए गए? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक के, दूसरा ऑप्शन जीन पियाजे के, तीसरा ऑप्शन पावलोव के और चौथा है हल। तो सीखने के नियम की यदि बात करें तो सीखने के नियम के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया, जिसने शुरुआत हुई सीखने के नियमों में, तो सीखने के नियम की यदि बात करें तो थॉर्नडाइक का नाम लिया जाता है। तो इस दृष्टि से ए आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम का निष्पादन है, अभिवृत्ति है, ज्ञान है, कौशल है या सभी? तो अधिगम का निष्पादन यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में किन किन तत्वों का योगदान होता है? अभिवृत्ति भी है, ज्ञान भी है, कौशल भी है। इसका मतलब डी आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। दूसरे का आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3, सीखने वाले की तत्परता, अध्यापक की अभिवृत्ति, कक्षा कक्ष की नीति, इनमें से एक का प्रतिनिधित्व करता है। पहला ऑप्शन सीखने की स्थिति का, सीखने की प्रक्रिया का, सीखने का मूल्यांकन का या सीखने का निष्पादन का। यानी कि सीखने वाले की जो तत्परता होती है वो अध्यापक की या शिक्षक की अभिवृत्ति और कक्षा कक्ष की नीति में एक का प्रतिनिधित्व करती है। वो पहला ऑप्शन होगा सीखने की स्थिति। इस दृष्टि से तीसरे का आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4, पावलोव एवं थॉर्नडाइक निम्न में से किससे संबंधित है? संरचनावाद से है, प्रकृतिवाद से है, प्रयोजनवाद से या व्यवहारवाद से? यानी कि पावलोव और थॉर्नडाइक का जो मनोवैज्ञानिक है वो पूर्ण रूप में व्यवहारवाद पर आधारित है, जिसके कारण इनका संबंध किससे होगा? व्यवहारवाद से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी होते हैं, आश्रित चर होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं, मध्यस्थ चर होते हैं या सभी? तो हमारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, वह सदैव क्या होता है? वह शिक्षक पर निर्भर रहता है, जिसके कारण आश्रित चर कहलाता है कक्षा कक्ष परिस्थिति में। तो ये आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा होगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि अधिगम की शर्तें नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन आशुबेल ने, दूसरा गेने ने, तीसरा थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने? द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक की यदि हम बात करें तो गेने ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए अधिगम की 8 शर्तों का उल्लेख किया, जिसे द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक में उन 8 शर्तों का उल्लेख मिलता है। तो इस पुस्तक के जो रचनाकार थे वो कौन थे? गेने। इस दृष्टि से बी आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 1 जनवरी 2010 में, 1 फरवरी 2010 में, 1 मार्च 2010 में और 1 अप्रैल 2010 में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की यदि बात करें, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये संपूर्ण भारत में यदि लागू की यदि हम बात करें तो 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। केवल उस समय जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको छोड़कर संपूर्ण भारत में क्या किया गया? 1 अप्रैल 2010 में ये क्या हुआ? लागू हुआ। तो डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
अधिगम एक प्रक्रिया है तथ्यों का संग्रह, परीक्षा की तैयारी, याद करना, अनुभव में नवीन धारणा। तो अधिगम की प्रक्रिया में अनुभव में नवीन धारणाएं क्या कहलाती, एक नवीन प्रक्रिया। तो इस दृष्टि से डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 काफी महत्वपूर्ण है, कई जगह पूछा भी गया है। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है, रखकर सीखना, खोजपूर्ण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना या सभी। तो डेविड आशुबेल जो था, इन्होंने खोजपूर्ण सीखने पर विशेष बल दिया, इस कारण बी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम संबंधी कौन सा विकार लेखन से जुड़ा हुआ है, डिस्लेक्सिया, बुलिमिया, मिथोमेनिया, डिस्ग्राफिया। डिस्लेक्सिया जो कि उच्चारण संबंधी त्रुटि के अंतर्गत आता है, बुलिमिया भोजन ग्रहण करने में जो विकृति दिखाई देती है उसमें काम आता है, और मिथोमेनिया झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति होती है उसे मिथोमेनिया कहते हैं, और डिस्ग्राफिया जो है वे लेखन संबंधी त्रुटि के अंतर्गत आता है। तो इस दृष्टि से डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार है अंतर्व्यक्ति, प्राकृतिक, सामाजिक या सभी। तो गार्डनर ने बुद्धि के प्रत्येक कार्य करने के लिए अलग प्रकार की बुद्धि बताई, इस दृष्टि से ये सारे के सारे गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार होते हैं। तो डी आंसर क्या होगा, इस दृष्टि से बिल्कुल सही माना जाएगा डी। 11वीं का आंसर क्या हुआ, डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम जिन पर आधारित होता है ये सोपान कहलाता है, अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर, सभी पर। तो अधिगम के यदि सोपान की यदि हम बात करें तो अधिगम के सोपानों में अभ्यास भी आता है, प्रशिक्षण भी आता है और अनुभव भी का समावेश भी रहता है। तो इस दृष्टि से सभी आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। 12वीं का भी आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 13, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, परिवार पर, संस्कृति पर या व्यक्तिगत विभिन्नता पर। यानी कि विद्यार्थियों में जो सीखने की योग्यता है वो उस पर थोड़ा बहुत सामाजिकता का भी प्रभाव रहता है, परिवार का भी रहता है, संस्कृति का भी रहता है, लेकिन जो सर्वाधिक जो छात्र में सीखने की योग्यता जो निर्भर रहती है वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर रहती है। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सीखता है, इस दृष्टि से इसका भी आंसर क्या होगा, डी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई भर्ती परीक्षा में पूछा गया। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है, यानी कि माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत अधिगम के कौन से सिद्धांत का उल्लेख होता है, सोच का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत या सभी। तो माइक्रो टीचिंग जो है या सूक्ष्म शिक्षण चक्र है, बल देने वाला जो सिद्धांत है वो अंतर्दृष्टि सोच का सिद्धांत कहलाता है, जो कि कोलर के द्वारा दिया गया। तो ये आंसर होगा ए, क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फल होता है, ये प्रक्रिया अभिप्रेरणा की, परिपक्वता की, सीखने की या बुद्धि की। तो निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास एक प्रक्रिया जो कि पूर्ण रूपेण अधिगम पर आधारित होने के कारण ये जो है क्रिया कहलाती है, वो सीखने की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। इस दृष्टि से सी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो मित्रों, मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 30 में आज हमने मनोविज्ञान के कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आपके सामने चर्चा की जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा की यदि आप प्रतियोगी जो तैयारी कर रहा है उसके लिए काफ़ी कारगर होंगे, या रिट की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, संभवतः यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और पहली बार जो ऑनलाइन मेरे यूट्यूब चैनल यानी पहली बार जो वीडियो देख रहा है तो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जो है भाग्योदय न्यूज़ अखबार, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, निरंतर अध्ययन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।